नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अमित और आप देख रहे हो न्याय तंत्र। दोस्तों, पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के कोलकाता के अर्जिकर मेडिकल कॉलेज में हुए भयावह रेप केस के बारे में आपने हर जगह सुना ही होगा। पूरे देश में भारी आक्रोश है, जगह जगह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट और वहाँ का सिस्टम लोगों की एक भी नहीं सुन रहा है। न्याय के नाम पर उनको मूर्ख बनाया जा रहा है, प्रोटेस्टर्स की आवाज को दबाया जा रहा है और इसके साथ साथ ही उन्हीं में से बहुत सारे लोग सभी पुरुषों को रेपिस्ट तक बोल रहे हैं। ऐसे में आपके मनों में बहुत सारे प्रश्न उठते होंगे, आखिर इस घटना का पूरा सच क्या है, इस रेप कांड में कौन से घोटाले हो रहे हैं और इस सच को कौन छुपा रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में चलते होंगे, तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सारे क्वेश्चनों को क्लियर करने वाले हैं, घटना की जड़ में जाने वाले हैं और आपको पूरा सच बताने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बात जब देश, धर्म और समाज की हो तो फिर बात करना बनता ही है। Was found dead inside a government-run medical college and hospital's seminar hall in Kolkata. तो दोस्तों, 9 अगस्त को रात कोलकाता के अर्जिकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जिस ट्रेनी डॉक्टर मोमिता की वहां के कुछ लोगों ने बहुत ही भयावह ढंग से रेप कर उनकी हत्या कर दी थी, उस टाइम पर उनके मुंह से, आंखों से और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था, उनकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। लेकिन जब उनकी हत्या के बारे में कॉलेज के लोगों के द्वारा उनके घर पर इन्फॉर्म किया गया तो उनको बताया गया कि भाई आपकी लड़की ने सुसाइड किया है। ये तो रोने लग गया, या हमारा लड़की कुछ हो गया, लड़के का कुछ हो गया। उसके बाद तो वो लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की सुसाइड कर दिया, आप लोग जल्दी आइए। लेकिन हत्या इतनी भयावह ढंग से की गई थी, किसी भी एंगल से वो लोग उसको सुसाइड प्रूफ नहीं कर पाए। डेड बॉडी ऑफ द गर्ल, जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता। इससे जरूर प्रूफ होता है कहीं ना कहीं इन सब में कॉलेज भी इन्वॉल्व था। लेकिन आप बोलोगे आपके पास इसका क्या प्रूफ है? तो दोस्तों, प्रूफ के आधार पर मैं आपको बताना चाहूंगा, कॉलेज में कोई नई घटना नहीं थी। इस कॉलेज में बॉडी के बिजनेस से लेकर सुसाइड का खेल काफी टाइम से चल रहा है, जिसमें पहली घटना आपको 25 अगस्त 2001 को देखने को मिलती है, जब सौमित्र विश्वास नाम का एक स्टूडेंट अपने हॉस्टल के रूम में लटका हुआ पाया गया। क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन थी कि इस हॉस्पिटल में डेड बॉडीज के साथ रेप होते हैं और वो इन सारी चीजों की पोल खोलना चाहता था, इसलिए उसको मार डाला गया। उसके हत्या के आरोप में उसके क्लास के 2 स्टूडेंट को अरेस्ट भी किया गया, लेकिन इसके बाद भी इस घटना से ना तो पर्दाफाश हुआ और ना ही उस स्टूडेंट को न्याय मिला। इसके बाद में 5 फरवरी 2003 को हॉस स्टाफ अभिजीत दत्ता ने सबसे पहले अपने हाथ में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया। इसके बाद में उसने छत से कूदकर जान दे दी, लेकिन ना ही कोई सुसाइड नोट मिला और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन मिली। इस घटना का भी पर्दाफाश नहीं हो पाया। फिर इसके बाद 16 फरवरी 2003 को ही एक प्रवीण नाम के स्टूडेंट ने अपने दोनों हाथों की नसों को काट लिया। पुलिस ने जांच में बताया बेचारा गर्लफ्रेंड और लव के चक्कर में डिप्रेशन में था, इसलिए उसने अपने दोनों हाथों की नसों को काटा। लेकिन उसके साथ के स्टूडेंट ने साफ साफ मना किया कि उसको डिप्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं था, कोई और ही बात नहीं होगी। और जब इस घटना के बारे में उसके पिताजी से पूछा गया तो उन्होंने भी खुलकर कुछ भी नहीं बोला। फिर इस घटना पर भी पर्दा पड़ गया और सब लोग इस घटना को भी भूल गए। इसके बाद में 2016 में एक प्रोफेसर ने आत्महत्या कर ली। फिर 2020 में पौलमी शाह नाम के एक स्टूडेंट ने भी यहाँ पर आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। उन्होंने छत से कूदकर जान दे दी और उसको भी सुसाइड ही बोला गया। अब इसके बाद में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ है और इनकी बहुत ही बेरहमी से हत्या हुई है, लेकिन इसको भी सुसाइड बोला गया। वो अलग बात थी कि हत्या इतनी भयावह थी कि उसको ये किसी भी एंगल से सुसाइड प्रूफ नहीं कर पाए। तो आप खुद सोच कर देखो, हर केस में सुसाइड बोला जा रहा है, लेकिन वहाँ सुसाइड नहीं, कुछ और ही खेल चलता होगा। और आप इस खेल का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो, जब इस मर्डर केस को सुसाइड प्रूफ नहीं कर पाए, तब इन लोगों ने क्या किया, उस हॉस्पिटल के बाहर जो
जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे और डॉक्टर के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। हम लोग सिर्फ रात को नहीं, हम लोग दिन में भी सुरक्षित नहीं है। दिन में भी हम लोगों के साथ विजिटिंग होता है। हम लोग अपना सुरक्षा चाहते हैं, हम लोग अपने लड़कियों का सुरक्षा चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। उन लोगों के ऊपर इन लोगों ने हमला करा दिया। हॉस्पिटल के बाहर 50 से अधिक लोग इकट्ठे हुए, रैंडमली हॉस्पिटल में घुस जाते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करते हैं, पुलिस के वाहनों में तोड़फोड़ करते हैं और डॉक्टरों के साथ मारपीट भी करते हैं। तो क्या ये है ममता बनर्जी की डेमोक्रेसी? ना ना ना, ये बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि अगर ये डेमोक्रेसी आप सोचोगे तो उस हिसाब से देखोगे तो इनको ही लॉस है। लेकिन नहीं, इन लोगों ने अटैक इसलिए किया जिससे कि डॉक्टर डर जाएं और फिर वो लोग प्रोटेस्ट से हट जाएं तथा केस ठंडा हो जाए। क्योंकि जितने ज्यादा प्रोटेस्ट होंगे उतनी ज्यादा न्याय के लिए हवा उठेगी। वरना आप खुद बुद्धि लगाकर देखो, हमला करने वाले गुंडों से डॉक्टरों की क्या दुश्मनी रही होगी? भाई वो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, कानून व्यवस्था के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसी से स्पेशली तो उनकी दुश्मनी थी नहीं। और जब उनकी दुश्मनी नहीं थी तो उन पर बेवजह अटैक क्यों किया? और हम लोग देख पा रहे थे जो भी वो मॉब था, जो भी था, उनका गुस्सा और वो सब, और वो कोशिश कर रहे थे अंदर आने की। एकदम से सडनली जैसे ही ये हुआ, एक एक करके या कुछ करके लोग आए और सब लोगों ने तोड़ फोड़ करके अंदर घुसना स्टार्ट किया। उससे पहले ही हम लोगों ने, जो हम लोग की फीमेल जो पूरी टीम थी, जो पूरी रैली थी, उनको हम लोगों ने दूसरी जगह जाने के लिए बोल दिया था। और उनके जाने के तुरंत बाद ही यहाँ पे सारे जितना भी ये बैरिकेड लगे, ये सब तोड़ के वो लोग अंदर घुस गए और आके हम लोग सच में अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागे। अब आपकी बुद्धि में भी कहीं ना कहीं चलता होगा कि इस अटैक में कहीं टीएमसी के गुंडे तो शामिल नहीं थे। देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें उनसे ही रिलेटेड हो सकती हैं। डॉक्टरों की किसी से दुश्मनी तो थी नहीं। तो सुनो, वहाँ का जो प्रिंसिपल है उसके टीएमसी से बहुत अच्छे संबंध हैं और कई बार विरोध के बाद भी उसको पद से हटाने के बाद दोबारा टीएमसी की गवर्नमेंट उसको नियुक्ति दे देती थी। और वहाँ पर हॉस्पिटल में जो अटैक हुआ था उसमें एक अटैकर जिम ट्रेनर था, जिसकी पहचान वीडियो में तोड़फोड़ करते हुए सौम्य सेन के रूप में हुई, जो कि टीएमसी के पार्षद सुकांत शर्मा का करीबी है। अब आप खुद लगा सकते हो कि इन गुंडों की जड़ क्या रही होगी। बहुत ही करप्टेड आदमी है वो। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था सब जगह वो पैसा खाती थी। लेकिन इसके बाद भी ममता दीदी क्या कर रही थी? रोड शो कर नौटंकी कर रही थी कि भाई उनको भी न्याय चाहिए। लेकिन कानून व्यवस्था को कौन देखेगा? वहाँ प्रोटेस्ट करने वाली डॉक्टरों ने बताया कि जब ये अटैकर उन पर हमला कर रहे थे तो बोल रहे थे उस डॉक्टर की तरह तुम्हारा भी रेप किया जाएगा। तो अब बताओ, हमारी सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा? हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर वही चीज हमारे साथ होगी तो हमारे लिए आवाज कौन उठाएगा? हमें खुद डर लग रहा है। अरे सोचने वाली बात है, जो पुलिस इन्होंने वहाँ पर सुरक्षा के लिए भेजी थी, बाथरूम में छुप रही थी और वहाँ के डॉक्टरों से छुपने के लिए जगह मांग रही थी। तो आप खुद सोचो, जो सुरक्षा करते वो बेचारे खुद सुरक्षा के लिए भटक रहे, तो डॉक्टरों की सुरक्षा कौन करता? लेकिन आपके माइंड में एक चीज जरूर चलती होगी कि ममता दीदी फिर प्रोटेस्ट क्यों कर रही? तो भाई मैं तो यही बोलूंगा कि वो ढोंग कर रही थी। भाई आप प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रही? गवर्नमेंट आपकी, मंत्री आपके और सारा सिस्टम आपका, कानून व्यवस्था आपकी, तो फिर आप प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रही? और जो कानून व्यवस्था खराब हो रही उसके लिए जिम्मेदार कौन था? वहां के डॉक्टरों का कहना है जब गुंडे हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठे हो रहे थे, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही थी, तब पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, उनको नहीं रोका। और जब अटैक हो गया तो पुलिस खुद छुपती हुई घूम रही। पुलिस के पास पावर होती है, पुलिस सारी चीजों को रोक सकती है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने नहीं रोका क्योंकि डॉक्टरों का मनोबल टूट जाए और प्रोटेस्ट हल्का हो जाए, जिससे केस ठंडा पड़ जाए। क्योंकि भाई इसके अलावा और कोई रीजन नहीं हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इन सारी चीजों के बाद भी ममता दीदी को कोई अंतर नहीं पड़ा, उल्टा ममता दीदी न्याय का ढोंग करती रही। और जब इन सारी चीजों पर वहां के एक स्टूडेंट सागरिक लहा ने गवर्नमेंट की आलोचना की तो उस बेचारे स्टूडेंट को इन लोगों ने 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया। वाह, क्या डेमोक्रेसी है टीएमसी पार्टी की। खैर छोड़ो, वो तो आम स्टूडेंट था, इन्होंने अपने प्रवक्ता तक को नहीं छोड़ा। तो टीएमसी के एक प्रवक्ता हैं शांतनु सेन, उन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की जमकर आलोचना की और ये आलोचना टीएमसी पार्टी को इतनी ज्यादा चुभ गई क्योंकि उनका टीएमसी की पार्टी का और प्रिंसिपल का अच्छा संबंध था, तो इसलिए इन्होंने अपने प्रवक्ता तक को सस्पेंड कर दिया। अब सोचने वाली बात है, जब इनकी खुद की पार्टी के प्रवक्ता की यह वैल्यू है तो आम लोगों की पश्चिम बंगाल में क्या वैल्यू होगी, क्या स्थिति होगी? ये निर्णय आपकी बुद्धि का है, आप खुद सोच सकते हो। अब इसके बाद ममता गवर्नमेंट की कृपा तो देखिए, ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद बढ़ते बवाल के बीच ही इन लोगों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की 2 डॉक्टरों को वहां से ट्रांसफर कर दिया, जिनमें से एक डॉक्टर उसी प्रिंसिपल की पत्नी थी जिसने ट्रेनी डॉक्टर की हत्या को आत्महत्या बताया था। अब आप खुद सोचो, ये सब कहीं
आपको स्क्रिप्टेड नहीं लग रहा है? होगा ही स्क्रिप्टेड, क्योंकि ये नॉर्मली संयोग से हो ही नहीं रहा है। वरना जितनी स्थिति पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की खराब है, या इसी रेप केस में देख लो जितनी स्थिति कानून व्यवस्था की खराब है, शायद ही भारत के किसी और राज्य में होगी। और आप जानकर हैरान होंगे, बीजेपी के नेता शुभेंद्र अधिकारी का कहना है कि पुलिस ने जांच के नाम पर ट्रेनी डॉक्टर की बिस्तरा रिपोर्ट, अर्थात जो बॉडी के पार्ट्स की जांच होती है, उस रिपोर्ट को ही बदल दिया है। ये जो पीजी डॉक्टर्स के इंटर्न्स के जो टीम है, उसमें ये उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है, उसमें बहुत ऐसे विषय आए हैं जिसका कुछ स्क्रीनशॉट हमारे पास भी पहुंचा है, जिसमें ड्रग्स रैकेट, सेक्स रैकेट या सेक्स एक्सप्लॉयटेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। एक टीएमसी एमपी, उनके भतीजे के भी नाम बार बार आ रहे हैं। वरना आप खुद सोचो, पहले पुलिस ने जांच में बताया था कि ट्रेनी डॉक्टर के यूट्रस में 150 ग्राम सीमेन पाया गया है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वो सीमेन नहीं, वो यूट्रस का ही बेड था। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो इंडिया आईवीएफ के अनुसार एक वुमेन के यूट्रस का वेट 60 ग्राम से 100 ग्राम तक मैक्सिमम होता है। और अगर नॉर्मली देखा जाए तो एक मैन का सीमेन किसी के अंदर 50 ग्राम हो ही नहीं सकता है। उसमें नॉर्मली अगर आप देखोगे 50 ग्राम सीमेन आ रहा है, और अगर रेप का मामला है तो वहां पर गैंग रेप होगा। लेकिन अगर यूट्रस का वेट 150 ग्राम बोल दिया गया तो सीधी सी बात है, वहां पर गैंग रेप का प्रश्न ही नहीं उठ सकता है, और फिर एक व्यक्ति को ही बलि का बकरा बनाया जा सकता है। और इस केस में भी यही हुआ है, एक व्यक्ति को ही रेपिस्ट बोला जा रहा है और सारी चीजों पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप जानकर हैरान होंगे, इस विषय में एक लड़की की वॉइस चैट भी वायरल हो रही है। उस वॉइस चैट में वो लड़की कहती है, कोलकाता के अधिकतर मेडिकल कॉलेजों में स्टूडेंट को प्रमोट करने के पैसे लिए जाते हैं, और इन सब में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष अच्छे से सम्मिलित हैं। वो इसके साथ ही ड्रग्स रैकेट और सेक्स रैकेट में भी सम्मिलित हैं। डॉक्टर मोमिता की थीसिस को इन लोगों ने तब तक एक्सेप्ट नहीं किया जब तक कि वो इन सब में शामिल नहीं हो गई। जब वो इन सब में शामिल हो गई, इसके बाद भी उन्होंने विरोध जारी रखा। इस वजह से इन लोगों ने उनसे ओवर टाइम वर्क कराया, उनको परेशान किया। लेकिन जब उन्होंने विरोध करना बंद नहीं किया, तब इन लोगों ने उनकी हत्या की प्लानिंग बना ली, और ये सब पिछले 6 महीने से चल रहा था। इसके बाद में 9 जून को रात उनको सेमिनार हॉल में सोने के लिए भेजा गया, लेकिन इससे पहले वो अपने अन्य इंटर्न के साथ खाना खाने के लिए जाती हैं। और जब वो वहां पर खाना खाने के लिए जाती हैं तो उन्हीं इंटर्न में से एक इंटर्न की गर्लफ्रेंड से इनका तगड़ा झगड़ा होता है। इसके बाद में फिर क्या होता है, इस सेमिनार हॉल में सोने के लिए चली जाती हैं, और वहां के और सारे लोग उस सेमिनार हॉल में किसी को जाने का अलाउ नहीं करते हैं। फिर इसके बाद उन्हीं में से 7-8 लोग बहुत ही हैवी ड्रिंक करते हैं, और फिर वो सेमिनार हॉल में जाते हैं और डॉक्टर मोमिता के साथ बहुत ही मारपीट करते हैं, उनको बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं, उनकी हड्डियों को तोड़ देते हैं। फिर इसके बाद में संजय रॉय नाम का एक लोफड़ व्यक्ति जो कि बेस्यों के बीच रहता था, उससे डेड बॉडी से रेप करने के लिए बोला जाता है, जिससे प्रूफ के तौर पर उसका सीमेन उस लड़की के अंदर पाया जाए और फिर वो रेप सिद्ध किया जा सके, गैंग रेप पर पर्दा डाला जा सके। फिर इसके बाद में वहां टॉयलेट में जहां इन लोगों ने खून के हाथ धुले थे या बहुत सारी चीजें करी थी, उनकी दीवारों को तोड़ दिया जाता है, जिससे कि वहां के सारे प्रूफ मिटाए जा सके। और सीबीआई ने भी यही बताया कि इंसिडेंट एरिया को सिक्योर नहीं रखा गया। तो आप खुद सोचकर देखो, सारी चीजें पूरी तरह से आपको स्क्रिप्टेड लगती होंगी। सीबीआई भी बोल रही है कि हमें जहां पर जांच करनी थी वहां के इलाके को सुरक्षित नहीं रखा गया, और सारी चीजें पूरी तरह से एक एक चीज से मेल खा रही हैं। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर कुछ वामपंथी जेंजी टाइप की लड़कियां ये पोस्ट कर रही हैं, ऑल मैन आर रेपिस्ट। और इन सारी चीजों से इंस्पायर होकर एक लड़की ने यही स्लोगन ट्विटर पर पोस्ट किया, तब उसके भाई ने वो पढ़ लिया और उसने राखी का गिफ्ट कैंसिल कर दिया। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है भाई, इन जेंजी टाइप के वामपंथियों से सावधान रहें। ये एक दूसरे में लड़ाई करवाना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता उससे बहुत अलग है। और जो जेंजी टाइप की लड़कियां ऑल मैन आर रेपिस्ट बोल रही हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा आपके फादर और भाई भी रेपिस्ट होंगे। तो भाइयों, ये था कोलकाता रेप केस का असली सच। बस आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को और भी भाइयों के साथ शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस रेप केस की हकीकत पता चल सके। तो भाइयों, मिलते हैं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।